हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पहल एकेडमी। पहल एकेडमी के मंच पे आपका स्वागत है। पहल एकेडमी की तरफ से जो डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है उसका आज हम नया वीडियो लेके आए हैं और आज हम करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व शहर संस्कृति मंच वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर, इसके अंदर पहला भारतीय फर्स्ट इंडियन सिटी कौन सी है जो इसके अंदर रिसेंटली अभी शामिल हुई है? ऑप्शंस देखते हैं। लोथल, बेंगलुरु, धोलावीरा या वाराणसी। तो इसका सही ऑप्शन है बेंगलुरु। सही ऑप्शन क्या है? बेंगलुरु। बेंगलुरु पहली सिटी है जो विश्व शहर संस्कृति मंच के अंदर शामिल हुई है। अब लोथल के अंदर हमने अगर पिछले वीडियो देखे होंगे तो उसके अंदर लोथल है वो क्या है? पहला नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। लोथल के अंदर पहला नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया गया था। धौलावीरा है वो है 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को की। ठीक है, धौलावीरा वो क्या है? 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कि यूनेस्को डिक्लेयर करता है। वाराणसी है वो SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है 2023 में? भारत, इंडिया। तो SCO की ये पहली टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल है। ठीक है, वाराणसी है वो SCO की पहली टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल है। कौन? वाराणसी। SCO का समिट 2023 का कहां हो रहा है? इंडिया के अंदर। SCO के अंदर नया मेंबर कौन बना है? ईरान। कौन बना है? ईरान 2023 के अंदर। ठीक है, तो ऐसे आपको डॉट्स हैं वो कनेक्ट करने। लोथल पहला नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, बेंगलुरु पहली इंडियन सिटी जो विश्व शहर संस्कृति मंच के अंदर शामिल हुई है, धौलावीरा 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और वाराणसी है वो SCO की पहली टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? ऑप्शन देखते हैं। आदित्य सामंत, शेंदन दास, विघ्नेश NR, विपोला प्रणीत। तो इसका सही ऑप्शन है, सही आंसर है आदित्य सामंत। आदित्य सामंत ये 83वां 83rd शतरंज ग्रैंड मास्टर बना है। कौन? आदित्य। ठीक है, नेक्स्ट, ACC मेंस इमर्जिंग टीम एशिया कप। ठीक है, ACC मेंस इमर्जिंग टीम एशिया कप 2023 है, उसकी विजेता टीम कौन सी है? ठीक है, विजेता टीम कौन सी है? ऑप्शन देखते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका या बांग्लादेश। तो हमारा सही ऑप्शन है पाकिस्तान। पाकिस्तान की A टीम है, उसने इंडिया की A टीम को हराया है। विनर कौन है? पाकिस्तान A टीम। रनर अप कौन सी टीम है? इंडिया A टीम। अब इस एशिया कप के बारे में 2-3 बातें और जान लेते हैं। ये 5th एडिशन है। ठीक है, 5th एडिशन है इसका, ACC मेंस इमर्जिंग टीम्स एशिया कप। ठीक है, ये हो कहां पे रहा है? श्रीलंका के अंदर। कहां पे हो रहा है? श्रीलंका के अंदर। ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि ये एशिया कप है कहां पे हो रहा है इमर्जिंग टीम्स का। ठीक है, इसके अंदर 8 टीम्स हैं। ठीक है, 8 टीम कौन कौन सी है? इंडिया के पड़ोसी देश है और साथ में ओमान एंड UAE। ओमान एंड UAE। ठीक है, ओमान और UAE। इसके अंदर जैसे एक तो मेन टीम होती है, जैसे इंडियन, एक तो मेन टीम होती है और साथ में एक इंडिया A। तो ऐसे ही हर जो 8 देश हैं उनकी A टीम। ठीक है, साथ में ओमान और UAE की भी A टीम। टोटल कितने हैं? 8 टीम। ठीक है, श्रीलंका के अंदर हुआ है, पाकिस्तान है वो जीता है मैच और हराया किसको है? इंडिया को। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में शर्ट इन ने किस रैंसमवेयर हमले की चेतावनी जारी की? रैंसमवेयर अटैक।
ऑप्शन देखते हैं, अकीरा, वानाक्राई, डैन या लॉकबिट। तो इसका सही आंसर है अकीरा। अकीरा। अकीरा के लिए शर्टिन ने एक एडवाइजरी जारी करी कि रैंसमवेयर अटैक है वो हो सकता है, ठीक है, वार्निंग जारी करी है। तो एक साइबर अटैक है, ठीक है, साइबर अटैक से रिलेटेड कोई भी चेतावनी है वो कौन जारी करता है? शर्टिन। शर्टिन की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडियन, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये जितने भी साइबर अटैक्स हैं उसके रिगार्डिंग पहली इंफॉर्मेशन है यहीं पे आती है और ये फिर चेतावनी जारी करता है। रैंसमवेयर क्या होता है? रैंसमवेयर एक वो मालवेयर वायरस टाइप का होता है जो आपके कंप्यूटर से डेटा चुरा लेता है, ऐसा डेटा जो इनक्रिप्टेड हो, फिर आपके उसके बदले में वो कुछ रैंसमवेयर मांगता है, ठीक है, कुछ राशि मांगता है, ठीक है। लॉकबिट है, अकीरा तो अभी आई है, लॉकबिट भी एक रैंसमवेयर था इससे पहले, ठीक है, तो लॉकबिट भी नाम याद रखना। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यूनियन बजट, केंद्र का जो बजट है 2023-24, उसके अंदर 2047 तक इसके ट्रांसमिशन को एलिमिनेट करने की घोषणा करी गई है, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। इसमें देखो, कंसिडर, पहला स्टेटमेंट देखते हैं, ये एक वंशानुगत बीमारी है, इट इज ए हेरिडेटरी डिजीज। दूसरा देखते हैं, इन यूनियन बजट 2023-24 इट इज टू बी एलिमिनेटेड इट्स ट्रांसमिशन बाय द ईयर 2047, इसके प्रसारण को 2047 तक समाप्त करना है। तो कौन से सही है? क्या पहला सही है या सिर्फ दूसरा या दोनों ही गलत है? तो इसका सही आंसर है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। अब सिकल सेल एनीमिया की 2-3 बातें जान लेते हैं, ठीक है। हेरिडिटरी ब्लड डिसऑर्डर है, ठीक है, ब्लड डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या होता है, जो अपना हीमोग्लोबिन का बीटा जीन होता है, उसके अंदर म्यूटेशन होता है, बीटा जीन के अंदर म्यूटेशन, ठीक है, हीमोग्लोबिन का बीटा जीन होता है, उसके अंदर म्यूटेशन होता है। इस म्यूटेशन के कारण जो ब्लड की, मान लो नॉर्मल शेप ऐसी आरबीसी की, ठीक है, आरबीसी की नॉर्मल शेप ऐसी है, तो वो सिकल शेप टाइप की हो जाती है, इस शेप में हो जाती है, ठीक है, सिकल सेल में, और इसी पे इसका नाम पड़ा है सिकल शेप में, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्रोमोजोम से रिलेटेड कुछ जो सिंड्रोम्स हैं वो देख लेते हैं। जैसे ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम है, तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, जो 21 नंबर का क्रोमोजोम है वो एक्स्ट्रा मिलता है। कौन सा? 21 नंबर। एडवर्ड सिंड्रोम है, उसके अंदर 18 नंबर का जो क्रोमोजोम है वो एक्स्ट्रा मिलता है। पटाऊ सिंड्रोम है, उसके अंदर 13 नंबर का जो क्रोमोजोम है वो एक्स्ट्रा मिलता है। टर्नर सिंड्रोम है, उसके अंदर क्या होता है, जो एक्स क्रोमोजोम होता है वो सिंगल ही होता है फीमेल्स के अंदर, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम के अंदर। तो ये सारे सिंड्रोम है, एक बार देख लेना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट, वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग कौन सी है? तो कोई भी सूचकांक है, कोई भी इंडेक्स है, उसमें 2-3 बातें आपको पढ़नी है। एक तो इसको कौन जारी करता है, ठीक है, पहला। दूसरा, पैरामीटर्स क्या हैं, कि किन किन पैरामीटर्स को कंसीडर करके ये रैंकिंग है वो डिसाइड करी जाती है। तीसरा, फर्स्ट रैंक पे कौन आया है, और चौथा, इंडिया की रैंक कौन सी है, इंडिया की रैंक कौन सी है। इसमें मोस्टली इंडिया की रैंक और कौन जारी करता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी कई जो सूचकांक है उसके अंदर पैरामीटर्स हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं, और ज्यादा डिफिकल्ट बने तो फर्स्ट रैंक भी पूछ ली जाती है। तो अब क्वेश्चन को देखिए, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 इसको जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ये जारी करता है,
और इंडिया की रैंकिंग कौन सी है इसमें? 126वीं। कौन सी रैंकिंग है? 126वीं। और फर्स्ट रैंक कौन सी है? मैंने कहा था ना फर्स्ट रैंक भी पूछते हैं। फर्स्ट रैंक किसकी है? आइसलैंड। आइसलैंड फर्स्ट रैंक किसकी है? आइसलैंड। मतलब आइसलैंड देश है वो सबसे शांत देश है, वहां के लोग है वो शांति पसंद है उनको। और सबसे लास्ट रैंक किसकी है? मतलब ऐसे कौन सा देश है जहां पे शांति उन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है? तो वो कौन सा है? अफगानिस्तान। कौन सा है? अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें आपको हर इंडेक्स के अंदर पढ़नी। नेक्स्ट, ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। आप प्रीवियस ईयर्स देखोगे तो जो अलग अलग डेज मनाए जाते हैं उनको मैच द फॉलोइंग। तो देखते हैं, अभी रिसेंटली जैसे 29 जुलाई को टाइगर डे बनाया गया था। ठीक है, तो ये देखो, वर्ल्ड टाइगर डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे, वर्ल्ड ओजोन डे और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर्स के अंदर। तो वर्ल्ड टाइगर डे वो कब मनाया जाता है? 29 जुलाई। तो ए के अंदर 2, ए के अंदर 2 तो सब में है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे, तो वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। बी में 3, बी में 3, तो ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं, वर्ल्ड ओजोन डे, ओजोन डे वो 16 सितंबर को, और इन्वायरमेंट डे आप सबको पता है 5 जून को। ठीक है, टाइगर डे 29 जुलाई, वेटलैंड डे 2 फरवरी को, ओजोन डे है 16 सितंबर और इन्वायरमेंट डे है वो 5 जून। ठीक है, इन्वायरमेंट डे है, अब इसके बारे में 1-2 बातें हैं वो और देख लेते हैं। जैसे वेटलैंड डे है, उसकी 2023 की थीम क्या है? थीम एग्जाम में कई बार ये पूछ लेते हैं कि अभी रिसेंटली वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया है, उसकी थीम क्या थी? तो इस बार की थीम क्या है? वेटलैंड रिस्टोरेशन, कि वेटलैंड है उसको रिस्टोर करना है। वेटलैंड्स आपको पता है, इसके लिए रामसर कन्वेंशन हुई थी ईरान के अंदर 1971 के अंदर। ठीक है, जहां पे ये कि वेटलैंड्स है उनको कंजर्व करना है। इंडिया के अंदर अभी टोटल 75 रामसर साइट्स हैं। ठीक है, इसके तहत ही रामसर साइट्स के अंडर में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है कि ऐसी कौन सी साइट्स है जिनको कंजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो कितनी है? 2। कितनी है? 2। लोकटक, लोकटक लेक और केवलादेव, केवलादेव ये, और ये राजस्थान में है केवलादेव, ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे इन्वायरमेंट डे कौन मनाता है? यूएनईपी। हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी, नैरोबी केनिया के अंदर, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसकी थीम क्या थी इस बार की? सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, और इसका हैशटैग भी चलाया गया था, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। और थीम क्या थी? सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो थीम के ऊपर भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, नमस्ते स्कीम, नमस्ते स्कीम इज रिलेटेड टू, ठीक है, नमस्ते स्कीम। ऑप्शंस देखते हैं, मैनुअल स्कैवेंजिंग, एमएसएमई, ई व्हीकल्स या फिर टूरिज्म। तो अपना सही आंसर है मैनुअल स्कैवेंजिंग से, मैनुअल स्कैवेंजिंग से। जो अपने सीवर्स होते हैं, सीवर्स के अंदर जो आदमी जाके उन सीवर्स की सफाई करता है, मैनुअल स्कैवेंजिंग, उससे रिलेटेड नमस्ते स्कीम है। इसके तहत क्या है कि अभी तो जाके आदमी है वो सीवर को साफ करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है कि जितने भी सीवर्स हैं उन सबको मैकेनाइज्ड उनको साफ किया जाए इस स्कीम के तहत। तो नमस्ते स्कीम की फुल फॉर्म क्या है? द नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन, फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इको सिस्टम। ठीक है, NAMSTE, नमस्ते स्कीम। क्या फुल फॉर्म है इसकी? द नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इको सिस्टम। ठीक है, 2022 में ये शुरू की गई थी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत, 2022 में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत। और कौन सी मिनिस्ट्री है, अगर ये पूछ लें कि मिनिस्ट्री कौन सी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स प्लस मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। नमस्ते स्कीम रिलेटेड किससे है? मैनुअल स्कैवेंजिंग से। ये मैनुअल स्कैवेंजिंग है उसको मैकेनाइज्ड
स्कैवेंजिंग में कन्वर्ट करना, कि जितना भी सैनिटेशन का इकोसिस्टम है, सीवर की सफाई वगैरह, उन सबको मैकेनाइज्ड करना है। क्या करना है? मैकेनाइज्ड। ठीक है, इसके लिए अभी 2023-24 के बजट में 100 करोड़ का बजट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने घोषित किया है। स्टार्ट कब हुई थी? 2022 में। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ओके, नेक्स्ट। भारत निम्नलिखित में से किस समूह का सदस्य नहीं है? ऐसे क्वेश्चन भी अक्सर पूछे जाते हैं। देखते हैं, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, वासेनार ग्रुप, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम। तो अगर आपको पता है कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का इंडिया भाग नहीं है, बाकी तीनों का इंडिया मेंबर है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3 एंड 4। 2, 3 एंड 4। अब इन ग्रुप्स के बारे में थोड़ी जानकारी दे लीजिए। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप ऑफ 1974 में इंडिया ने राजस्थान के अंदर जो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बाद में ये सप्लायर ग्रुप बनाया गया। किसके लिए? कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसका कंट्रोल हो सके। इसमें 48 मेंबर हैं और इंडिया इसका मेंबर नहीं है। बस इतनी बातें इसके लिए काफी हैं। ऐसे ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, ये 1985 में बना। कब बना? 1985। इसके तहत क्या है कि केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, उसका स्प्रेड ना हो, उससे डिवास्टेशन ना हो, उसका स्प्रेड ना हो। इसके तहत 43 मेंबर हैं। कितने मेंबर्स हैं? 43 मेंबर हैं। इंडिया इसका मेंबर कब बना? 2018 में। तो इंडिया इसका मेंबर है। ठीक है, वासेनार ग्रुप की बात करें तो ये 1996 के अंदर बना। इसके तहत क्या है कि जो कन्वेंशनल वेपन्स हैं और ड्यूअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना। कन्वेंशनल वेपन्स और ड्यूअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज 1996 में ये बना था। इसमें कितने मेंबर्स हैं? 42। कितने मेंबर्स हैं? 42। इंडिया कब बना इसका मेंबर? 2017 में। 42वां मेंबर ही इसका इंडिया है, इसका 43वां मेंबर इंडिया 2018 में। चलिए नेक्स्ट, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम। ये तो नाम से पता चल रहा है कि मिसाइल से रिलेटेड है। 1987 में बनी। ये क्या करती है? टू चेक द प्रोलिफरेशन ऑफ अनमैन्ड डिलीवरी सिस्टम्स फॉर न्यूक्लियर वेपन्स। पर्टिकुलरली स्पेशली कौन से सिस्टम का? वो सिस्टम जो 500 किलो को और 300 किलोमीटर से तक कैरी कर सके। 500 किलो को 300 किलोमीटर तक। ठीक है, इसमें कितने मेंबर्स हैं? 35। और इंडिया इसका मेंबर कब बना? 2016 में, 35वां मेंबर। ठीक है, तो एग्जाम में अगर ये पूछें कि एमटीसीआर का इंडिया कौन सा मेंबर है, तो कौन सा है? 35वां, 35th। वासेनार ग्रुप का 42वां मेंबर है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का 43वां मेंबर है। कई बार मैच द फॉलोइंग ऐसे पूछ रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है वो केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स से रिलेटेड है, वासेनार है वो ड्यूअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजी से, एमटीसीआर है वो पेलोड्स को 500 केजी और 300 किलोमीटर की रेंज वाला। तो ये सारी बातें आपको प्रीलिम्स के रिगार्डिंग पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, रिसेंटली इंडस एक्स एंड आईसीईटी का संयुक्त समझौता खबरों में था। अगर आपको पता होगा तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है वो यूएस के स्टेट विजिट पे गए थे। स्टेट विजिट पे, ये हमने जो पिछला वीडियो उसके अंदर डिस्कस भी किया था। तो इन्हें भारत ने किस देश के साथ मिलकर बनाया है? तो ये समझौते हैं ये इंडिया ने कौन से देश के साथ बनाए हैं? तो अगर आपने ये पढ़ा होगा 2-3 दिन 5 दिन न्यूज़पेपर में खूब आया था, तो आपको पता होगा कि इसका सही आंसर क्या है? यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इंडस एक्स क्या है? इंडिया यूएस डिफेंस सिस्टम। आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है? इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ठीक है, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, आईसीईटी। और इंडस एक्स क्या है? इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। ठीक है, इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम और इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ये आपके मेंस में अगर इंडिया यूएस रिलेशनशिप क्वेश्चन है तो वहां भी आप इनको यूज कर सकते हो। और प्रीलिम्स में तो आपको बस ये टर्म पता होनी चाहिए कि कौन से देश के साथ ही समझौता किया है। नेक्स्ट, स्माइल
स्माइल 75 परियोजना किससे संबंधित है? ऑप्शंस देखते हैं। रिहैबिलिटेशन ऑफ बेगर्स, भिखारियों का पुनर्वास, डेवलपमेंट ऑफ लद्दाख, लद्दाख का विकास, नॉर्थ ईस्ट रीजन से रिलेटेड है, या फिर बाल शिक्षा से, चाइल्ड एजुकेशन से रिलेटेड। तो इसका सही आंसर है रिहैबिलिटेशन ऑफ बेगर्स। स्माइल की फुल फॉर्म देखो, फुल फॉर्म से आपको पता चल जाएगा। स्माइल की फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर marginalized individuals for livelihood and enterprise। ठीक है, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, मतलब जो बेगर्स हैं उनकी काउंसलिंग करना, उनमें अवेयरनेस कराना, उनको स्किल प्रोवाइड करना, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, ये स्कीम इससे रिलेटेड है। ठीक है, मिनिस्ट्री कौन सी होगी? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। कौन सी मिनिस्ट्री होगी? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, न्याय विकास पोर्टल। न्याय विकास पोर्टल किससे संबंधित है? ऑप्शंस देते हैं। मॉनिटरिंग ऑफ स्कीम्स, सुप्रीम कोर्ट से, नरेगा से, या एमएसएमई से। तो हमारा सही आंसर है मॉनिटरिंग ऑफ स्कीम से। तो एक न्याय विकास स्कीम, न्याय विकास स्कीम है, वो चल रही थी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के तहत। ठीक है, न्याय विकास स्कीम चल रही थी। उस स्कीम के तहत कि इस स्कीम्स की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो, उसके लिए एक न्याय विकास पोर्टल बनाया गया मॉनिटरिंग ऑफ स्कीम्स के लिए। इस स्कीम के तहत क्या था कि जितनी भी डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट जुडिशरी हैं उनके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके। न्याय विकास स्कीम का कौन सी मिनिस्ट्री? डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इसकी मॉनिटरिंग के लिए एक न्याय विकास पोर्टल बनाया गया है। नेक्स्ट, पीएम डिवाइन स्कीम। पीएम डिवाइन स्कीम, अगर आपकी फुल फॉर्म अगर ध्यान में है तो ये स्कीम का आपको पता लग जाएगा। ऑप्शंस देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एमएसएमई सेक्टर से रिलेटेड, या एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा? डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, या फिर जम्मू कश्मीर, या फिर एमएसएमई सेक्टर, या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इसका सही आंसर है डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, नाम से पता चल रहा है डेवलपमेंट इनिशिएटिव इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, ये एक सेंट्रली सेक्टर स्कीम है। ठीक है, इसके अंदर 100% जो फंडिंग है वो कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये 2022-23 से लेके और 2025-26 तक चलेगी। ठीक है, पीएम डिवाइन स्कीम किससे रिलेटेड है? नॉर्थ ईस्ट रीजन के डेवलपमेंट से रिलेटेड। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें 100% फंडिंग है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसमें 100% सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फंडिंग देगी, और 2022-23 से 2025-26 तक। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स आर इन राजस्थान। राजस्थान में कितने बाघ अभ्यारण्य हैं? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 3, 4, 5 या 6। तो इसका सही आंसर है 4। ठीक है, अब एक बार टाइगर रिजर्व के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि अभी 29 जुलाई को, अभी एक पीछे क्वेश्चन भी देखा था, 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे मनाया गया है, वर्ल्ड टाइगर डे। ठीक है, और टाइगर्स के बारे में 2-4 बातें और देख लेते हैं। ठीक है, ये है एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं। किस कैटेगरी में आते हैं? एंडेंजर्ड। ये कैटेगरी कौन करता है? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, उसके तहत एंडेंजर्ड कैटेगरी में टाइगर्स आते हैं। टाइगर का एक प्रोजेक्ट टाइगर भी चला था, वो कब था? 1973। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछ लेते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर 1973। अभी हाल में देखें तो कितने पॉपुलेशन है जो टाइगर की टोटल है वो 3682 के अप्रोक्स, 3682 के आसपास टाइगर्स हैं वो इंडिया के अंदर हैं, मैक्सिमम है जो। और साथ में टाइगर रिजर्व की बात करें, टाइगर रिजर्व्स की, तो वो इंडिया में कितने हैं अभी? 53। कितने हैं? 53। कितने हैं? 53। इसमें राजस्थान में कितने हैं? 4।
राजस्थान में कौन कौन से हैं? तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, तो उससे नहीं है। रणथंबोर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो अभी नया बना है। ठीक है, इसमें डिस्ट्रिक्ट देख लो, रणथंबोर कहाँ है? सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी और टोंक। ठीक है, सरिस्का है वो अलवर और जयपुर, मुकुंदरा हिल्स है वो कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़, और रामगढ़ विषधारी है वो कोटा और बूंदी। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये पूछ लें कि एरिया किसका सबसे ज्यादा है, तो आपको दिख रहा है रामगढ़ विषधारी है वो सबसे ज्यादा, सबसे छोटा मुकुंदरा हिल्स। ठीक है, तो ये 4 आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, वेयर एज द G20 इंगेजमेंट ग्रुप सिविल 20 का समिट अभी रिसेंटली हुआ है। G20 के बहुत सारी अलग अलग जो समिट्स हो रही है, मीटिंग्स हो रही है, उसके अंदर ये एक सिविल 20 की एक मीटिंग हुई है रिसेंटली। वो कहाँ हुई है? तो ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, कोटा या जोधपुर। तो इसका सही आंसर है जयपुर। कहाँ हुई है? जयपुर। सिविल 20 जयपुर के अंदर। और अगर आपको ध्यान में हो तो उदयपुर के अंदर कौन सी मीटिंग हुई थी? शेरपा मीटिंग, G20 की शेरपा मीटिंग। G20 की शेरपा मीटिंग वो कहाँ हुई थी? उदयपुर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, रिसेंटली इसरो है सक्सेसफुली लॉन्च्ड 7 सैटेलाइट्स, 7 उपग्रहों का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। किससे? PSLV C56 रॉकेट से। तो वो कौन से देश की लॉन्च करी? कौन से देश की लॉन्च करी? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C56। ठीक है, 7 उपग्रहों को, तो कौन से देश की हैं? ऑप्शन देखते हैं, इंडोनेशिया, श्रीलंका, सिंगापुर या नेपाल। तो इसका सही आंसर है सिंगापुर। एग्जाम में कई बार ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C56 के तहत सिंगापुर की सैटेलाइट्स हैं वो इसरो ने भेजी। नेक्स्ट, विच कंट्रीज हैज बीन रिसेंटली डिक्लेयर्ड रूबेला फ्री बाय WHO। तो ये ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछते हैं कि अभी रिसेंटली रूबेला मुक्त घोषित किया गया किस देश को। तो ऑप्शन देखते हैं, भूटान, तिमोर लेस्ते, सिंगापुर या फिर पहला और ये दूसरा। तो इसका सही आंसर है भूटान और तिमोर। इन दोनों देशों को WHO ने और रूबेला फ्री घोषित कर दिया कि पिछले कुछ टाइम से रूबेला के केसेस 0 के बराबर आ रहे होंगे, तो इसलिए WHO ने रूबेला फ्री भूटान और तिमोर को घोषित कर दिया। नेक्स्ट, व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023। फिर से ऐसा क्वेश्चन आ गया। अगर रिपोर्ट या इंडेक्सेस थे तो मैंने क्या बताया था, कौन जारी करता है, पैरामीटर्स क्या क्या है, पहली रैंकिंग किसकी है और इंडिया की रैंकिंग किसकी। तो इसके अंदर देखते हैं कौन जारी करता है। तो इसको जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, पैरामीटर्स की बात करें तो वो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं इसके पैरामीटर्स। इंडिया की रैंकिंग की बात करें, भारत की रैंकिंग की बात करते हैं, तो भारत की रैंकिंग कितनी है इसमें? 127 और 126 हमने पिछले क्वेश्चन में देखी थी। किसमें थी? पीस इंडेक्स में। किसमें थी? शांति वाले में, शांति सूचकांक में, पीस इंडेक्स में। पहली रैंक की बात करें इसमें कौन हो गया, कौन जारी करता है इंडिया की रैंकिंग, और फर्स्ट रैंक किसकी है? तो वो है आइसलैंड। इसकी है आइसलैंड की फर्स्ट रैंक। ठीक है, अगर WEF की बात करें तो WEF एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है वो जारी करता है, वो कौन सी है? ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। ये भी कौन जारी करता है? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, जेंडर गैप में इंडिया की रैंकिंग 127, पीस में 126। पहली रैंक किसकी है? आइसलैंड। चलिए नेक्स्ट, रिसेंटली 4th नेशनल वाटर अवार्ड्स वर गिवन बाय इंडियन वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़। विच NGO गॉट द बेस्ट NGO अवार्ड। अभी रिसेंटली 4th राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिए गए। ठीक है, इसके तहत बेस्ट NGO, सर्वश्रेष्ठ NGO का पुरस्कार है वो किस NGO को मिला है? ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं, अर्पण सेवा संस्थान, प्रथम, चैरिटी वाटर या फिर ऑक्सफैम। तो इसका सही आंसर है अर्पण सेवा संस्थान। अर्पण सेवा संस्थान। ये क्वेश्चन इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि ये कहाँ का है? उदयपुर।
उदयपुर राजस्थान। उदयपुर राजस्थान का ये एनजीओ है। कौन सा? अर्पण सेवा संस्था। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कितने शहरों में ग्रीन लंग्स विकसित करने की घोषणा की है? ग्रीन लंग्स नाम से ही पता चल रहा है, फेफड़े जैसे हमारी सांस के श्वसन के लिए जरूरी है, वैसे ही अगर बाहर ग्रीन इन्वायरमेंट होगा, पेड़ पौधे होंगे, तो उनको ग्रीन लंग्स का नाम दिया गया है। जैसे शहर हैं, छोटे छोटे कस्बे हैं, उनके अंदर ग्रीन लंग्स मतलब पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। तो ऐसे कितने शहरों में विकसित किए जाएंगे? ऑप्शन है 11, 12, 13, 14। ऐसे एकदम क्लोज ऑप्शंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए कई क्वेश्चंस के अंदर आपको एज इट इज वो फैक्ट है वो याद होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है 13 सिटीज हैं जिसके तहत ग्रीन लंग्स है वो डेवलप किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। किस राज्य में CISF की तर्ज पर औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन किया जाएगा? इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस कौन से स्टेट में CISF की तर्ज पर करी जाएंगी? औद्योगिक सुरक्षा बल, इंडस्ट्रीज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। ऑप्शन है राजस्थान, हरियाणा, गुजरात या महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है राजस्थान गवर्नमेंट। अभी रिसेंटली राजस्थान गवर्नमेंट ने कहा है कि इंडस्ट्रीज की सुरक्षा के लिए इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस CISF की तर्ज पे राजस्थान के अंदर भी गठित होंगी। नेक्स्ट। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सैन्य तख्तापलट हुआ? रिसेंटली इन विच कंट्री अफ्रीकन कंट्री हैज द मिलिट्री coup टेकन प्लेस? तो ऑप्शन देखते हैं, नाइजर, केनिया, पेरू या नाइजीरिया। तो इसका सही आंसर है नाइजर। नाइजर के अंदर सैन्य तख्तापलट हुआ है। ठीक है, अगर आपको ध्यान में हो पिछले वीडियोस में मैंने इन दोनों कंट्रीज का भी जिक्र किया था, जिसके तहत नाइजीरिया थी उसके अंदर फूड इमरजेंसी है वो लगाई गई थी। पेरू के अंदर हेल्थ इमरजेंसी। पेरू के अंदर हेल्थ इमरजेंसी लगाई थी। क्यों? किसके चलते? गुलियन बर्रे सिंड्रोम के चलते। ठीक है, नाइजर के अंदर क्या हुआ? सैन्य तख्तापलट। पेरू के अंदर क्या हुआ? स्वास्थ्य आपातकाल, हेल्थ इमरजेंसी। किसके चलते? गुलियन बर्रे सिंड्रोम के चलते। ये हमने पिछले वीडियोज के अंदर देख लिया। नाइजीरिया के अंदर क्या हुआ? फूड इमरजेंसी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट। हाल ही में भारत मंडपम, ये तो अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको पता होगा, भारत मंडपम का उद्घाटन कहाँ किया गया? G20 की मीटिंग को लेके भारत मंडपम। ठीक है, ऑप्शन है न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या जयपुर। तो इसका सही आंसर है न्यू दिल्ली। कहाँ पे? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में भी प्रगति मैदान। और इसका दूसरा नाम क्या है? इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर। इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर। G20 की मीटिंग भी होगी। कहाँ पे? न्यू दिल्ली के अंदर। नाम क्या है दूसरा इसका? भारत मंडपम। ठीक है, ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लेते। तो चलिए आज के क्वेश्चन खत्म हुए। वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पिछले वीडियोस भी जाके जरूर देखें। ठीक है, थैंक यू।